तो हमें वेरिएंस निकालना था फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का, है ना। तो ठीक है, सही है अक्षत, आंसर सही है। और किसी का आंसर? ठीक है, तो एक बार इसको निकाल लेते हैं। और ये जो चीज पूछी थी ये शायद पर ने पूछी थी, है ना। ये उसी टाइम मैंने देख तो लिया था, तो कोई नहीं, इसको भी डिस्कस कर लेंगे। पहले तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस देख लेते हैं। तो वो ऊपर वाले क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो फॉर्मूला अपने को क्या अप्लाई करना चाहिए, पहला वाला कि दूसरा वाला? सेकंड, है ना, क्योंकि उसमें समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाय एन, नंबर ऑफ टर्म्स एन ही है, माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर। क्या होता है वो? n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6 ना, और माइनस मीन का स्क्वायर। तो 1 2 3 से लेकर जो n नंबर्स है, तो मीन ऑफ दिस नंबर्स मतलब एपी में ही चल रहा है ना, तो 1 प्लस एन बाई टू ही तो होना चाहिए। दैट इज फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई टू, क्योंकि एपी है। तो एपी में जो नंबर्स रहते हैं उनका जो मीन रहता है वो फर्स्ट और लास्ट नंबर का ही मीन रहता है। तो चाहो तो ऐसे देख लो, और नहीं तो इसको ऐसे भी देख सकते हो। ये है समेशन एक्स आई बाय एन, और समेशन एक्स आई मतलब 1 से लेकर n तक का सम। तो वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2 और डिवाइड बाय n, तो n प्लस 1/2 होगा। करेक्ट है क्या? तो बस n से n कैंसल, और जो चीजें कॉमन दिख रही है वो ले लो। तो n प्लस 1/2 कॉमन दिख रहा है, वो ले लिया। 2n प्लस 1/3 इधर बचेगा, और n प्लस 1/2 कॉमन लिया तो n प्लस 1/2 एक और बचेगा। बस इसमें एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा। तो 6 का एलसीएम ले लो, तो ये 4n प्लस 2 माइनस, और ये 3n प्लस 3 हो जाएगा। तो 4n माइनस 3n और 2 माइनस 3, ये तो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 12, तो n स्क्वायर माइनस 1/12। और मैं तो बोलूंगा ये आंसर याद ही रखो, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस पे, है ना। और अभी जैसे नेचुरल नंबर्स का निकाला है, तो इवन नंबर्स के लिए पूछ लेगा, 3 टाइम्स करके पूछ लेगा, तो वो सब हेल्प मिल जाती है इस फॉर्मूले से, है ना। तो इसको याद रख सकते हो, n स्क्वायर माइनस 1/12 होता है वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। नोट कर लो इसको फटाफट। हाँ, बस इसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं।
चलो तो नोट हो गया ना। और लास्ट क्वेश्चन में हमने लिखा था वेरिएंस इज लेस देन इक्वल टू बी माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो शायद पर्व ने पूछा था कि इक्वल टू कब होगा, है ना। तो वो इक्वल टू का जवाब भी मिल गया, और ये बी माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर ही क्यों इसकी मैक्सिमम वैल्यू हुई ये भी समझ में आ गया। तो मैंने जस्ट एक रैंडम एग्जांपल लिया जिसमें मैंने 0 0 0 10 10 10 ये डेटा लिया। मतलब 6 डेटा पॉइंट्स लेने थे तो 3 0 लिए और 3 10 लिए, इक्वल इक्वल। मतलब बेसिकली ये ए और ये बी, है ना। तो ऐसा सोचो कि हमें करना क्या था, हमें 0 से 10 के बीच में डेटा पॉइंट्स लेने थे, है ना। तो मैंने आधे 0 ले लिए और आधे 10 ले लिए। ठीक है, और तब मैंने सोचा कि क्या इस केस में बी माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर होना चाहिए क्या वेरिएंस, क्योंकि बी माइनस ए बाई टू क्या होता है, उनका मिड पॉइंट, क्योंकि उनका मीन क्या होगा, मिड पॉइंट। तो मैंने ऐसा सोचा, स्टार्ट किया, और वहां से समझ में आया कि बिल्कुल करेक्ट है ना। देखो 0 0 0 10 10 10 तो मीन 5 होगा ना। तो वेरिएंस क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन 6। इधर 6 डेटा पॉइंट्स है, तो क्या मैं बोलूं एक्स आई माइनस एक्स बार तो हर डेटा के लिए 5 ही है। चाहे तुम डेटा एक्स आई 0 वाला उठाओ चाहे तुम 10 वाला उठाओ, 0 माइनस 5 भी 5 है और 10 माइनस 5 भी 5 है। तो ये तो हमेशा 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ही ऐड हो रहा है। तो क्या मैं बोलूं 6 इंटू 5 स्क्वायर अपॉन 6। तो वो 6 6 कट गया, आंसर आ गया 5 स्क्वायर। और 5 ही आपका क्या है, 10 माइनस 0 बाई 2। तो पहली बात तो ये समझ में आई कि b माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर कब होगा वेरिएंस, जब आपके डेटा आधे ए हो और आधे बी हो। ऐसा ऐसा नहीं कि 2 0 और 4 10 ले लिए, तो उसमें चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, है ना। मीन कुछ और हो जाएगा, मीन हमें उनका मिड पॉइंट ही चाहिए, तभी b माइनस ए बाई टू ऐसी चीज निकलेगी। और देखो लेस देन इक्वल टू क्यों आया, क्योंकि यही मैक्सिमम वेरिएंस पॉसिबल है। वेरिएंस एक्चुअली होता क्या है, मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस। तो जो मैंने अभी केस माना ना, इसी में डेविएशन सबसे ज्यादा है डेटा में। क्यों, क्योंकि अगर मैं तुमको बोलूं 0 से 10 के बीच में ही तुम्हें नंबर्स मानना है, तो अगर तुमने बीच में कोई 0 2 4 6 8 10 ऐसे कुछ मान लिए, तो जो डेटा में डेविएशन है वो कम हो गया ना। अभी देखो सबसे ज्यादा है, कुछ तो 0 ही है और कुछ 10 ही है। तो एकदम एक्सट्रीम लो और एक्सट्रीम हाई, तो उनके बीच में डेविएशन सबसे ज्यादा है, दैट इज डिफरेंस, है ना। और मीन से भी लोगे तो सबके रिस्पेक्ट में डिफरेंस ज्यादा है, 5 5 5 5 5। कोई और नंबर लोगे ना, तो वो डेविएशन मैक्सिमम नहीं हो पाएगा, है ना। तुम चाहो तो कैलकुलेट कर लेना कुछ और नंबर, एक भी नंबर कोई अलग ले लो, एक भी नंबर 5 ले लो 4 ले लो 6 ले लो, तो जो तुम्हारा समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर है वो 6 इंटू 5 स्क्वायर से छोटा हो जाएगा। तो छोटा हो जाएगा तो वेरिएंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉजिक था इस फॉर्मूले के पीछे, ऐसा अपन समझ सकते हैं। पर ठीक है, याद रखो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट, है ना, क्योंकि सिंपल इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया था, तो बस फॉर्मूला लगाना है, कुछ और नहीं सोचना है। ठीक है, क्लियर है क्या जो समझाया मैंने, है ना। बढ़े आगे, तो अब चालू करते हैं अपन मैथमेटिकल रीजनिंग, है ना। और इससे भी डेफिनेटली एक क्वेश्चन मतलब आता ही आता है जेई मेंस में, एडवांस में नहीं है ये, ठीक है, लेकिन मेंस में एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग, हाँ प्रशांत ये आता ही जेई मेंस में है, तो हम इसको जेई मेंस लेवल तक ही करेंगे। और इस बार तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड्स में ये हट गया, जेई एडवांस में ये आता नहीं, तो बचा क्या जेई मेंस, तो उसमें ही आना है और वही लेवल का करेंगे। ठीक है, ये भी अराउंड 4 क्लास समझो, इसमें भी 4 लेक्चर के अराउंड लगेंगे। ठीक है,
चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज इसमें स्टेटमेंट। तो अब हम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो है ना, हम स्टेटमेंट किसको बोलेंगे? एक सेंटेंस को हम स्टेटमेंट तब बोलेंगे या तो वो हमेशा ही ट्रू हो या फिर वो हमेशा ही फॉल्स हो। एक तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी ट्रू कभी फॉल्स, है ना, अभी एग्जांपल्स देखेंगे अपन। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो ट्रू फॉल्स में से कुछ है ही नहीं, जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज में तो एक स्टेटमेंट क्या होता है, सेंटेंस को स्टेटमेंट बोल सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज में कि ये एक स्टेटमेंट है ना। आई एम टेकिंग अ क्लास, ये एक स्टेटमेंट ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हो। लेकिन मैथमेटिक्स में अपन क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट हम उसी को बोलेंगे जो हमेशा ही ट्रू हो या हमेशा ही फॉल्स हो। ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कभी ट्रू कभी फॉल्स। और क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, है ना, रिक्वेस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, कमांड वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो नोट करो, अभी एग्जांपल्स भी देखेंगे अपन इसके। तो स्टेटमेंट क्या है? अ सेंटेंस इज कॉल्ड मैथमेटिकल, is called mathematical acceptable statement if it is either true or false but not both। मतलब फ्लक्चुएट ना करे, कभी ट्रू कभी फॉल्स। नोट करो। तुम्हारे बोर्ड से हट गया ये चैप्टर, है ना, सीबीएसई से। किया नोट सभी ने? तो एग्जाम्पल के तौर पर देखो, 2 + 2 = 4। अब हम चेक कर रहे हैं ये स्टेटमेंट है कि नहीं है। तो 2 + 2 = 4, है ना। मतलब जरूरी नहीं कि लैंग्वेज में ही लिखा हो। अच्छा, जिसका और कोई बोर्ड है, जैसे यूपी बोर्ड बता रहा है प्रशांत है, तो वो देख लेना अपने हिसाब से कि हटाए कि नहीं हटाए सिलेबस से। ठीक है, जिसका आ रहा है ठीक है, सीख तो रही है अपन। तो 2 + 2 = 4, क्या है ये? ऑलवेज ट्रू है क्या? है ना। तो ये एक स्टेटमेंट है ना। अब 2 + 2 = 5, 2 + 2 = 5 बोलो। अच्छा ठीक है प्रशांत, देखते हैं। हाँ, स्टेटमेंट है कि नहीं है? तो ये एक स्टेटमेंट है। तुमसे मैं ये नहीं पूछ रहा कि ये 2 + 2 5 होता है कि नहीं होता है। मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ये एक स्टेटमेंट है कि नहीं है। तो तुम्हें देखना है कि ये हमेशा ट्रू या हमेशा फॉल्स है कि नहीं है। तो ये हमेशा फॉल्स है, 2 + 2 कभी 5 हो ही नहीं सकता, ये हमेशा फॉल्स है। अब वो बात कुछ और अलग है, अगर तुम ऐसे मत बोलना कि वो ट्रिक होती है ना, मतलब ट्रिक तो नहीं, पजल्स वगैरह नहीं होती कि प्रूव 2 + 2 = 5, है ना, तो किसी ने कुछ कर दिया इसमें, वो सब नहीं। पर 2 + 2 = 5 हमेशा फॉल्स होता है, तो ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, अगला अगला सेंटेंस, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। तो पहले तो बताओ ये ऑलवेज ट्रू या ऑलवेज फॉल्स है क्या? ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऑलवेज ट्रू है, ये ऑलवेज फॉल्स है। तो ये भी ऑलवेज फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 2 इज अ प्राइम नंबर जो कि इवन होता है
है ना। तो ये स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स है, इसीलिए ये स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर जैसे अगला लो, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। स्टेटमेंट है कि नहीं? एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, तो ये ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब है ना, हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता ही है, तो ये भी स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट देखो, देयर आर 30 days in a month। देयर आर 30 days in a month, ये स्टेटमेंट है कि नहीं है? ठीक है अक्षत, ज्योति, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कभी ट्रू भी होता है और कभी ये फॉल्स भी होता है। किसी महीने में 30 दिन होते भी हैं, किसी में नहीं भी होते हैं, तो कभी हम ट्रू बोलेंगे, कभी हम फॉल्स बोलेंगे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ही नहीं है। ठीक है, ये अगर वैसा बोल देता कि देयर आर 30 days इन एवरी मंथ, है ना, हर एक मंथ में 30 days होते हैं, तो ये स्टेटमेंट या ये सेंटेंस हमेशा फॉल्स है ना, तब वो स्टेटमेंट हो जाता। समझ रहे हो क्या? अब जैसे मान लो मैं बोलूं देयर आर 40 days इन अ मंथ, बस 30 का मैंने 40 कर दिया, तो देयर आर 40 days इन अ मंथ, तो ये स्टेटमेंट है कि नहीं? तो ये स्टेटमेंट है, क्योंकि ये हमेशा फॉल्स है, 40 days कभी होते ही नहीं है। ठीक है, फिर एक और लास्ट, टुमारो इज फ्राइडे, या एक काम करते हैं, कल है क्या, वेडनेसडे, तो वही लिखते हैं, तो टुमारो इज वेडनेसडे। ये टुमारो इज वेडनेसडे के लिए बताओ। अच्छा समर्थ, ठीक है देखते हैं। ठीक है ज्योति, करेक्ट है ये, है ना। तो ये स्टेटमेंट देखो, अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम खुद ही बता दोगे, है ना, समझ ही गए कि टुमारो इज वेडनेसडे, तो ठीक है, अभी तो ट्रू है ये। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को अगर मैं कल बोलूंगा, तो कि मैं वेडनेसडे के दिन ही बोलूं टुमारो इज वेडनेसडे, तो फॉल्स हो गया। तो कभी ट्रू कभी फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, चलो तो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो अभी हमने सिर्फ बात करी स्टेटमेंट पे। तो बस कोई भी सेंटेंस दिया जाए ना, तो तुम्हें तो यही सोचना है कि क्या ये हमेशा ट्रू है या हमेशा फॉल्स है। अगर ऐसा है तो ठीक है, स्टेटमेंट है, अदरवाइज नॉट।
होगा क्या नोट? हो गए क्या नोट? है ना? बाकियों के भी हो गए? बढ़े आगे? तो हम एक और चीज लिख सकते हैं इसमें, फॉलोइंग टाइप ऑफ sentences are not statement। तो पहला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है ना, जो इंग्लिश में हम पढ़ते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क आता है वैसे, तो जिसमें जिसको हम बोल सकते हैं कि एक्सप्रेसेस, मतलब जिन सेंटेंसेस में क्या होता है, कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं वगैरह वगैरह, है ना, तुम जानते ही हो। तो मतलब वो इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज वाली बातें चल रही है, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस कौन से? जैसे लेट्स से रिक्वेस्ट और कमांड, किसी को कमांड कर रहे हो, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो ये सब सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं होंगे। फिर इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें तुम क्वेश्चन पूछते हो, तो आस्क सम क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पूछ रहे हो तो ठीक है, हाँ मतलब ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ कर दें स्टेटमेंट के बारे में, नहीं तो फिर कंफ्यूज ही होते रहेंगे स्टेटमेंट क्या है, पर ऐसा ठीक है, इतनी ज्यादा बातें आगे नहीं होंगी इसकी। फिर एक ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से? जिसमें आपको ब्लेसिंग्स एंड विशेस, है ना, ब्लेसिंग्स दे रहे हो, विशेस हो, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। समर्थ कह रहा है पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस भी पढ़ा दो। चलो, जितना पास्ट प्रेजेंट जानना था ना, जान चुके अपन। बढ़े आगे? ये इसको लिख रहे हो, लिख लो फिर। डन। चलो इसमें एक और लिख लो चाहो तो, कि वही सेंटेंसेस इन्वॉल्विंग, सेंटेंसेस इन्वॉल्विंग वेरिएबल टाइम such as
टुडे, टुमारो, है ना, और यस्टरडे, यस्टरडे, टुमारो, टुडे, लो आई गया तुम्हारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो आर नॉट स्टेटमेंट्स। तो अगर हमारे सेंटेंसेस में ये टुडे, टुमारो, यस्टरडे वर्ड्स हैं तो वो स्टेटमेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि कभी ट्रू होंगे कभी फॉल्स होंगे, जैसे अभी ऊपर एग्जांपल लिया था। ठीक है, और जो साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं वो हमेशा ट्रू कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, जैसे सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है, तो वो ऑलवेज ट्रू है, तो वो स्टेटमेंट होगा। तो चाहो तो लिख सकते हो साइंटिफिक फैक्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी ऑलवेज ट्रू। इसमें 6 पॉइंट लिख लो। साइंटिफिक फैक्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी ऑलवेज ट्रू। हाँ, मतलब हमेशा ही ट्रू होगा ना, जैसे सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो वो तो ऑलवेज ट्रू है, तो स्टेटमेंट होगा। इसका मतलब ये। इसको नोट करो। तो स्टेटमेंट फिनिश अपना, कि स्टेटमेंट क्या होता है, आगे बढ़ते हैं फिर। बाकियों का भी हो गया क्या नोट? तो आगे बढ़े। चलो, तो अब नेक्स्ट चीज देखते हैं इसमें, ट्रुथ टेबल। ठीक, सच्चाई की टेबल। तो ट्रुथ टेबल क्या रहेगा? सर ये वही सेट्स ऑपरेशन वाला है? मतलब सर इसमें सेट ऑपरेशंस यूज होते हैं? हाँ, मतलब होंगे यूज। स्टेटमेंट्स रहेंगे पी क्यू, पी और क्यू, पी एंड क्यू, वो सब रहेगा, अगर तुमने कहीं पढ़ा हो तो। सर हमें सीएस में पढ़ाते हैं ये सब। अच्छा ठीक है, हो सकता है हाँ वहां पढ़ाओ। ठीक है, तो एग्जैक्टली इधर क्या रहेगा देख लेना, है ना, नहीं तो पता चला तुमने सोचा है सब कुछ पढ़ रखा है और कुछ इधर नया निकल जाए। तो ट्रुथ टेबल क्या होता है? ट्रुथ टेबल gives truth values of statement, truth values of statements। और ट्रुथ वैल्यू मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रू, statements। ट्रुथ टेबल गिव्स ट्रुथ वैल्यूज ऑफ स्टेटमेंट्स। और ट्रुथ वैल्यू क्या होता है? एंड द ट्रुथ और falsity of a statement is called its truth value। तो देखो, ट्रुथ वैल्यू मतलब ऐसा नहीं कि ट्रू। ट्रुथ वैल्यू किसको बोलते हैं? एक स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, उसको उसकी ट्रुथ वैल्यू बोलते हैं। जैसे अभी स्टेटमेंट्स कुछ थे ना हमारे, जैसे ये 2+2 = 4, तो इसके ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, और 2+2 = 5 इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है। आई बात समझ में? तो ट्रुथ वैल्यू मतलब ये नहीं कि ट्रू है। ठीक है,
तो ये जो ट्रुथ वैल्यूज बताए स्टेटमेंट की, वो ट्रुथ टेबल होता है ना। नोट करो, फिर देखते हैं एक्चुअली में क्या होता है। चलो तो पहला लिखो इसमें, ट्रुथ टेबल फॉर अ सिंगल स्टेटमेंट पी, है ना। तो ट्रुथ टेबल क्या करेगा, उसकी ट्रुथ वैल्यूज बताएगा, है ना। तो अगर एक सिंगल ही स्टेटमेंट है पी, ठीक है, तो या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। तो इस तरह से अपन उसको टेबल में लिख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पी है, या तो वो ट्रू पॉसिबल है या तो वो फॉल्स पॉसिबल है। तो यहां पर हमने देखा कि इसकी 2 रो आई टेबल में। आगे देखो, समझोगे, अभी एक से ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। फिर ट्रुथ टेबल ऑफ 2 स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू, ठीक है। अब तुम्हारे पास 2 स्टेटमेंट्स है, एक पी और एक क्यू। तो क्या हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट पी, मतलब इनके कॉम्बिनेशन बनाने, है ना। तो क्या क्या पॉसिबल है, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट पी और क्यू का ट्रुथ टेबल हो गया, ठीक है। कि पी और क्यू है, तो जो उनका कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो हमने बेसिकली सारा लिख दिया कि स्टेटमेंट पी और क्यू हो सकता है दोनों ट्रू ट्रू हो, ट्रू फॉल्स हो, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। क्लियर है ना सभी को। तो यहां पर बनी आपकी 4 रो। अगर 3 स्टेटमेंट आ गए पी क्यू आर, तो बता सकते हो उसमें कितनी रोज बनेंगी। ट्रुथ टेबल फॉर 3 स्टेटमेंट्स पी क्यू एंड आर। नहीं, 6 नहीं बनेंगी। ये मत सोचो कि 2 सर 8 4 सर 8 8। ये सीधा पीएनसी का क्वेश्चन काइंड ऑफ समझ सकते हो, या सिंपल कैलकुलेशन कि 2 क्यों हुआ, क्योंकि ट्रू या फॉल्स 2 पॉसिबिलिटी थी। 4 क्यों हुआ, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी पी की थी और 2 पॉसिबिलिटी क्यू की थी। तो 2 इंटू 2 4। और अब पी क्यू आर में क्या होगा, 8 बनेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, ना तो 6 ना तो 9। सर 2 की पावर n ना सर। हाँ, बेसिकली 2 की पावर n जितने स्टेटमेंट्स। तो लास्ट स्टेटमेंट मेरे को यही लिखवाना था जो तुमने बोल दिया, है ना। तो P Q और R, तो इसका ट्रूथ टेबल ऐसे बनेगा ना, ट्रू ट्रू ट्रू, फिर ट्रू ट्रू फॉल्स। बेसिकली वही सारे कॉम्बिनेशन बनाना है अपने को। तो ट्रू 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 फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो 4 कॉम्बिनेशन तो ये बन गए, ये 4 ट्रू वाले। अब 4 बनेंगे जब ये फॉल्स होंगे, जब पी चारों बार फॉल्स होगा। तो फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फिर फॉल्स फॉल्स ट्रू, और फॉल्स फॉल्स फॉल्स। सही है क्या। तो बेसिकली वही था कि 2 ऑप्शन इसके पास, 2 ऑप्शन इसके पास, 2 ऑप्शन इसके पास, तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, है ना। वही हो रहा है, वही बना है पूरा। तो यहां पर नंबर ऑफ रोज 2 थी, यहां नंबर ऑफ रोज 4 थी, यहां नंबर ऑफ रोज 8 हो गई। तो हम नोट करके लिख सकते हैं
कि नंबर ऑफ रोज इन अ ट्रुथ टेबल इज इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर n क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, है ना। जैसे यहाँ पे 3 स्टेटमेंट थे PQR, तो n3 था, ऐसे। चलो नोट करो। तो ये है ट्रुथ टेबल। तो क्वेश्चंस हमारे इससे भी सॉल्व होंगे या और भी तरीके देखेंगे थोड़े मोड़े। अभी धीरे धीरे बढ़ते हैं, पता चलेगा क्या क्वेश्चंस आते हैं, धीरे धीरे समझ आएगा। तो बेसिकली अभी तो इसको ऐसा समझो कि कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल है स्टेटमेंट्स के, है ना, वो अभी हमने ट्रुथ टेबल में लिखा है। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज रहेंगी और तुम लोगों को समझ में आना चाहिए ना, ऐसा नहीं मैंने लिख दिया तो तुमने भी लिख लिया। पूरा समझ में आना चाहिए कि 4 कॉम्बिनेशन तो इजी है, 8 भी समझ में आना चाहिए। सर जो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर वाले लिंक्स है वो सेशन ओवर होने के बाद चले तो नहीं आएंगे ना, मतलब जो प्लेलिस्ट है। या सेशन ओवर मतलब 11th का जो हमारा ओवर हो जाएगा। यस सर, यस सर। देखो वैसे होने तो नहीं चाहिए, है ना, और कुछ दिन तो रहेंगे ही रहेंगे, पर एक बार मैं कंफर्म करके बताऊंगा, या फिर तुम भी अगर कोऑर्डिनेटर से टच में हो तो उधर पूछ लेना, ठीक है। जाने तो नहीं चाहिए वैसे, ठीक है, फिर भी एक बार कंफर्म कर लूंगा। करूँ स्क्रॉल डाउन? मतलब ये तो तुम्हें खुद से लिखना आना चाहिए, मेरा पॉइंट ये है, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। और ऑर्डर में चलोगे तो एक भी नहीं भूलोगे, है ना, कि ट्रू ट्रू फिक्स रखा तो ट्रू एक बार, ट्रू एक बार फॉल्स, फिर इसको चेंज किया तो फॉल्स फॉल्स में 2 आ गए, है ना। और पैटर्न भी देखोगे तो एकदम बढ़िया पैटर्न है कि पी में देखो क्या चल रहा है, टी 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 एफ 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 एफ, क्यू में टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ, और आर में टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। तभी ये कॉम्बिनेशन ऐसे बने, ऑर्डर में चला मैं, नहीं तो मैं भी भूल जाता, कोई ना कोई रैंडम जाता तो। हो गया नोट? वो लास्ट वाली चीज भी नोट करो, ये नंबर ऑफ रोज वाली।
नोटेड, यस सर। है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज देखते हैं, नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, है ना। नाम से समझ में आ रहा है, नेगेशन मतलब क्या, नेगेटिव, उल्टा, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट का उल्टा, अपोजिट स्टेटमेंट को नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट बोला जाता है। तो ऐसे क्या लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन, द डिनायल ऑफ अ स्टेटमेंट, है ना। डिनायल मतलब वो डिनाई करना, मना करना, अपोजिट सेंस में बोलना। तो द डिनायल ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। इसको डिनोट किससे करेंगे, नेगेशन ऑफ पी, ये वाले साइन से। पी मतलब एक पी एक स्टेटमेंट है, तो उसके पहले ये वाला साइन लगा देंगे अपन, है ना, कर्व वाला, तो नेगेशन ऑफ पी कहलाएगा ये, है ना। एंड एक और चीज लिखेंगे, नेगेशन ऑफ पी इज रेड एज नॉट पी, मतलब इसको पढ़ा कैसे जाता है, नॉट पी, ठीक है। करो नोट। हो गया नोट। तो इसका ट्रूथ टेबल अगर बनाए, तो जैसे स्टेटमेंट पी है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो जो नेगेशन ऑफ पी है, अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। तो ये इनका ट्रूथ टेबल रहेगा, है ना। और अब अगर स्टेटमेंट अपन लिखे, कि जैसे एग्जांपल के तौर पर लेट्स से स्टेटमेंट पी में लिख रहा हूं, तो न्यू दिल्ली इज अ सिटी, न्यू दिल्ली इज अ सिटी, है ना। तो अब मेरे को लिखना है इसका जस्ट नेगेटिव वाला स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ पी दैट इज नॉट पी। तो मैं दो तीन तरीके से लिख सकता हूं, कोई जरूरी नहीं है एक ही तरीके से, ये तो इंग्लिश लैंग्वेज है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, सबसे पहला इजी, तो न्यू दिल्ली इज नॉट अ सिटी, न्यू दिल्ली इज नॉट अ सिटी, ऐसे लिख सकते हो। फिर ऐसे भी लिख सकते हो आगे कि इट इज नॉट अ केस, या इट इज नॉट द केस दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी, इट इज नॉट द केस दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी। मतलब बस उस स्टेटमेंट को अपोज करना है अपने को। या फिर देखो और क्या लिख सकते हैं, इट इज फॉल्स दैट, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, इट इज फॉल्स दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी। मतलब हमें बस ये ध्यान देना है, जो स्टेटमेंट पी लिखा है उसका जस्ट उल्टा ये होना चाहिए। तो इट इज फॉल्स दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी, है ना, इट इज नॉट द केस दैट, ऐसे करो नोट। और सर अगर ये बोल दे तो कि न्यू दिल्ली इज अ कॉन्टिनेंट। नहीं, वो उसका नेगेशन नहीं होगा, क्योंकि तुमने ये थोड़ी बोला कि वो सिटी नहीं है, तुमने तो बोला वो कॉन्टिनेंट है। तो वहां अपने को ये लड़ाई झगड़ा नहीं करना है कि मैंने तो बोल दिया ना कॉन्टिनेंट है तो सिटी तो नहीं होगा ना, है ना। तो नहीं, वैसे नहीं, वो वर्ड्स की हेरा फेरी नहीं करनी है कि सिटी का स्टेट कर दिया, कॉन्टिनेंट कर दिया, है ना। तो मतलब हमें बस सिंपल सी बात है कि नॉट लगाना है, बस ये वाले वर्ड्स घुसाना है उसमें, है ना। बाकी ओके ऐसा सर, चेंज ओके। ज्यादा कुछ सिटी का ऐसा स्टेट कर दिया, ये सब नहीं, ठीक है।
इसको नोट करो, फिर अगला एग्जांपल देता हूं, वो तुम उसका नेगेटिव बनाओ। नोटेड? तो लेट से स्टेटमेंट क्यों दे रहा हूं मैं तुमको। एवरीवन इन इंडिया स्पीक्स हिंदी, है ना। तो ये एक स्टेटमेंट है। तो अब बताओ इसका नेगेशन क्या क्या लिख सकते हैं अपन। बोलो, कुछ तो बोल ही सकते हो ऊपर से रिलेट करके ही। इट इज फॉल्स दैट एवरीवन इन इंडिया स्पीक्स हिंदी, ये करेक्ट है, ठीक है, बोल सकते हैं। लेकिन ज्योति ये गलत है। नो वन इन इंडिया स्पीक्स हिंदी, है ना। अभी चैट ज्यादा मत लिखो, वो ऊपर चला जाएगा। पहले इसके बारे में बात बताओ मेरे को। नो वन इन इंडिया स्पीक्स हिंदी, ये इसका नेगेशन कहलाएगा क्या? नो वन इन इंडिया स्पीक्स हिंदी, नहीं नहीं प्रशांत, ऐसा भी नहीं करेंगे, हिंदी का नॉट हिंदी कर दिया। अरे मतलब सेंटेंस तो सही से बनाना है ना, थोड़ा इंग्लिश का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो नो वन इन इंडिया स्पीक्स हिंदी तो गलत है, क्योंकि उसमें हमने क्या लिख दिया कि कोई भी हिंदी नहीं बोलता, है ना। हमें किसका नेगेशन चाहिए कि सभी लोग हिंदी बोलते हैं। तो या तो सभी लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, या फिर हमें और ज्यादा बेटर कि समवन इन इंडिया डू नॉट स्पीक हिंदी। ठीक है, तो देखो या तो एवरीवन इन इंडिया डू नॉट स्पीक हिंदी, या उससे बेटर है समवन इन इंडिया डू नॉट स्पीक हिंदी। ये भी सही बात है ना, कि कोई तो है जो हिंदी नहीं बोलता। स्टेटमेंट क्यू ने क्या बोला, सभी लोग हिंदी बोलते हैं। तो हम बोल रहे हैं कोई तो है, इसका मतलब उसका उल्टा, कोई तो है जो हिंदी नहीं बोलता। और बाकी एवरीवन इन इंडिया डू नॉट स्पीक हिंदी, एवरीवन इन इंडिया, ठीक है, ये भी चलेगा वैसे तो, कि है ना। तो दो तीन तरीके से हो सकती है चीजें। फिर ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पर्सन इन इंडिया हु डू नॉट स्पीक हिंदी। वही सम्मन का थोड़ा चेंज करके, कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पर्सन, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पर्सन इन इंडिया हु डू नॉट स्पीक हिंदी। तो देखो बाय चांस इसके अगर क्वेश्चंस भी आते हैं ना, तो चार ऑप्शंस आएंगे, हमें तो चार ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। तो वहां थोड़ा बहुत अपन देख के कर लेंगे, है ना। यहाँ तो हम अलग अलग स्टेटमेंट खुद से बना रहे हैं, तो चार ऑप्शन में तो कर ही लेंगे। कर लो इसको भी नोट। और ऐसे ऑप्शंस रहेंगे, मैं बता रहा हूं, जैसे वो था ना, नो वन इन इंडिया स्पीक्स हिंदी। तो हमें लगेगा कि अरे यही तो है नेगेशन, नो वन इन इंडिया, पर वो गलत है।
एक और देखते हैं, लेट्स से स्टेटमेंट आर, एटलीस्ट वन पेन इज ब्लू। एटलीस्ट वन पेन इज ब्लू, कम से कम एक पेन ब्लू है। इसका उल्टा क्या होगा? कम से कम एक पेन ब्लू है, तो इसका उल्टा लिखना है। अक्षर थोड़ा गलत ही बोलूंगा मैं इसको, फिर इट इज फॉल्स दैट वन पेन इज ब्लू। इट इज फॉल्स दैट वन पेन इज ब्लू। इट इज फॉल्स दैट एटलीस्ट वन पेन इज ब्लू। हाँ, ये थोड़ा लगेगा, करेक्ट है थोड़ा, है ना, कि इट इज फॉल्स दैट एटलीस्ट वन पेन इज ब्लू। इट इज फॉल्स दैट, हाँ ये बोल सकते हैं। और एट मोस्ट वन पेन इज नॉट ब्लू। एट मोस्ट, नहीं नहीं नहीं। तो देखो, इसको अगर एकदम नॉर्मल हिंदी भाषा में समझे तो वो बोल रहा है कम से कम एक पेन ब्लू होना चाहिए। तो इसका उल्टा क्या मैं बोलूं कि कोई भी पेन ब्लू नहीं है। कम से कम एक पेन ब्लू है, इसका उल्टा एक भी पेन ब्लू नहीं है, तो नो पेन इज ब्लू। तो जो तुम्हारे स्टेटमेंट्स है ना वो इसके आसपास घूमेंगे अगर, तो करेक्ट है। क्योंकि तुम खुद सोचो ना, उसने क्या बोला, कम से कम एक पेन ब्लू है। तुमको कोई ये बोले, अब तुम सोचो कि इसका उल्टा ही बोलना है मेरे को, तो उसने बोला कम से कम एक पेन ब्लू है, तो इसका मतलब है इसमें से एक भी पेन ब्लू नहीं है, ये उसका उल्टा होगा, है ना। अब तुमने जो स्टेटमेंट्स लिखे एक बार वापस सोचो कि क्या इसके आसपास है क्या, मतलब कोई भी पेन ब्लू नहीं होना चाहिए, है ना। तो जैसे एटमोस्ट वन पेन इज नॉट ब्लू, तो नहीं, ये तो नहीं लग रहा, क्योंकि एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा वन पेन इज नॉट ब्लू, नहीं क्योंकि कोई पेन है ही नहीं। फिर वो एक प्रशांत का करेक्ट लग रहा था, है ना, मतलब इसको करेक्ट बोल सकते हैं कि इट इज फॉल्स दैट एटलीस्ट वन पेन इज ब्लू। और समर तुमने थोड़ा सा लिखा इट इज फॉल्स दैट वन पेन इज ब्लू, तो ये तो गलत है, क्योंकि तुमने बोला इट इज फॉल्स दैट वन पेन इज ब्लू, तो तुमने एटलीस्ट वन का वन कर दिया, है ना, तो वो गलती है। चलो, फिर भी तुम्हारे पास तो वही चार ऑप्शंस आएंगे, उसमें से सिलेक्ट करना रहेगा। अभी ऐसा कंफ्यूजन तो रहता ही है, देखो, है ना, कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, पर ऑप्शंस रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिलहाल आगे बढ़े। तो अभी थोड़ा इंग्लिश ज्यादा हो रहा है, पर चिंता मत करो, आगे चल के जो क्वेश्चंस करेंगे और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जेई मेंस में, जनरली इस पे नहीं रहते, पर हाँ ये नेगेशन थोड़ा काम तो आएगा, कभी कभार इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा भी नहीं बोल सकते, और आए हुए भी है ये नेगेशन पे क्वेश्चंस, लेकिन आगे चल के किसी चीज के साथ कंबाइन करके, तो आए हुए भी है ना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो नेक्स्ट चीज कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? अभी तक तो हम सिंगल सिंगल स्टेटमेंट देख रहे थे, पी क्यू, है ना। अब इन दो स्टेटमेंट या तीन स्टेटमेंट्स को जोड़ दो तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेटमेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेटमेंट्स। और इसके जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट रहेंगे ना, जिसको अपन कंबाइन कर रहे हैं, उसको तुम सब स्टेटमेंट या फिर कंपोनेंट स्टेटमेंट बोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसा भी लिख लेते हैं, ईच स्टेटमेंट
each statement which form a compound statement is known as its sub statement और कंपोनेंट स्टेटमेंट, मतलब उसका कंपोनेंट। थोड़ा थ्योरी ज्यादा है ना। पांच एक मिनट और रुक जाओ बस, ठीक है। हो गया क्या नोट सबका? यस सर। है ना। तो अब कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसका मतलब दो स्टेटमेंट्स को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए कुछ कनेक्टिव्स तो चाहिए ना। तो बेसिक कनेक्टिव्स तो हम एक टेबल बना रहे हैं जिसमें लिख रहे हैं बेसिक लॉजिकल कनेक्टिव्स, फिर उसका सिंबल क्या रहेगा एंड वो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या कहलाएगा। तो देखो, सबसे पहला तो एंड, दो स्टेटमेंट को अपन एंड से जोड़ सकते हैं ना, P एंड Q, है ना। तो उसका सिंबल होगा ये इंटरसेक्शन जैसा ऐसा, है ना। और इसको हम बोलेंगे कंजंक्शन। सर ये तो पूरा CS है। वैसा ही है क्या? हाँ और सर। ठीक है, मतलब आगे देखते हैं कि मुझे आइडिया नहीं CS में क्या रहता है ना, क्योंकि मैंने कभी नहीं पढ़ा। तो आगे देखते हैं कितना सेम रहता है। फिर और को ये यूनियन जैसा, और हम सच्ची में एंड और को इंटरसेक्शन और यूनियन से भी अभी वेन डायग्राम से जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसको तुम बोल सकते हो डिसजंक्शन, ठीक है। फिर अगला इफ समथिंग देन दिस, ऐसे वाले स्टेटमेंट्स। इफ और देन, मतलब यहां पर जोड़ने वाली चीज कौन है? इफ और देन, है ना। जैसे एंड में तो तुम बोल सकते हो कि जैसे स्टेटमेंट बोलू तो आई हैव 5 ऑरेंजेस एंड 6 मैंगोज, और में आई हैव 5 ऑरेंजेस और 6 मैंगोज, है ना। या तो ये या तो ये। और इफ देन में जैसे समझ सकते हो कि अगर ये होता है देन ये होता है। अरे जैसे हाँ, हम तो मैथमेटिक्स में जब सॉल्यूशन लिखते तो ऐसे लिखते ना, जैसे इफ p बराबर 5, हाँ सिंपल, इफ p बराबर 5 देन p स्क्वायर बराबर 25, ठीक है। तो इसका सिंबल होता है ऐसे एरो वाला, और इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। और एक होता है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ जैसे दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, है ना। यू कैन पास इन द एग्जाम इफ एंड ओनली इफ यू वर्क हार्ड फॉर इट,
अभी पता इफ एंड ओनली इफ नहीं पता चला अभी कोई बोल रहा है कि नहीं सर मैं तो हार्ड वर्क के अलावा भी पास हो सकता हूँ, है ना, तो ठीक है वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन स्टेटमेंट तो बोल सकते हैं ना से। चलो तो इसका सिंबल होता है ये डबल एरो वाला, है ना, इफ एंड ओनली इफ, और इसको बोला जाता है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। कर लो नोट। तो ये सर, चार थर्सडे टाइप। सर हाँ? थर्सडे क्लास को सर 5:30 बजे ही आना ना सर, 2 क्लास नहीं होंगी ना? नहीं अभी कंफर्म नहीं है, हाँ 2 क्लास तो नहीं होगी, समर बैच 2 में हो ना तुम, हाँ 2 क्लास तो नहीं होगी, होगी तो एक ही, लेकिन टाइमिंग के लिए तुम्हें मैसेज आ जाएगा ठीक अगर है चेंज होता है तो, ठीक है। और अगर बाई चांस मैसेज वैसेज नहीं आया तो ये समझ लेना कि शाम को होना है। सर, 5:30। नहीं नहीं शाम को मतलब ये वाली, अच्छा। हाँ वो जो भी रहेगा मैसेज तो वैसे तुम्हें डेली आता है ना, मैं वही पूछ रहा था। हाँ सर, आ जाते हैं। हाँ डेली आता है ना, तो बस फिर वो आ जाएगा उस हिसाब से। सर शाम की रखना अगर सर, सॉरी सर, 5:15 की अगर। मतलब 5:15, हाँ शाम वैसे उसको ही बोलना चाहिए, रात बोलना चाहिए, मतलब ठीक है समझा मैं। वो नेक्स्ट वीक से तो 5:15 ही रहेगा। अब वो अपन मिड ऑफ द वीक में तो मैं देख लेता हूँ, अगर पॉसिबल है चेंज, जो कि बिल्कुल है वैसे तो, बस तुम्हें एक मैसेज ही डलवाना है तो वो हो जाएगा वैसे, ठीक है। चलो तो इतना नोट कर लो, और रिमेनिंग चीज फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर से ही देखते हैं इसमें, है ना। चलो इतना नोट कर लो।